तमाम नाज़रीन को सलाम, बख़ैर और खुशामदीद। अपनी पीर मुर्शिद इमरान शाहिद बंडर साहब के साथ फ़लसफ़े के एक और मौज़ू पर और आम फ़हम के सवालात के जवाब देने के लिए हम एक मरतबा फिर हाज़िर हुए हैं। तो अपनी तरफ से और तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू शहनाज साहब। हाँ, सर आज जैसे हमारी बात हुई थी कि हम फ़लसफ़े के तमाम मौज़ूआत पर और उनके बेसिक सवालात पर बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे तजुर्बियत यानी एम्पिरिसिज़्म पर। जी। हाँ, सर तजुर्बियत क्या है और इसका जदीद फ़लसफ़े के साथ क्या ताल्लुक़ है? अगर हम शुरू करें बिल्कुल ही बुनियादी सवाल से कि जी, जी। ब्रदर, ये मेरा ख़्याल है कि जो जदीद फ़लसफ़ा है वो शुरू ही तजर्बिये से होता है। अगर हम फ्रांस की तरफ ना जाएँ, डिकार्ट की तरफ ना जाएँ और सीधे बरतानिया की तरफ आएँ, तो जो बेकन था वो डिकार्ट से भी पहले है और या शायद उसके अहद का ही है। लेकिन क्योंकि वो 16वीं सदी में आता है और जो जॉन लॉक है वो भी बरतानवी है, वो 17वीं सदी में आता है और तजर्बियत में उसका ज़्यादा बड़ा नाम है। उसका काम भी जो है बहुत ज़्यादा है। तो तजर्बियत बुनियादी तौर पे एक बरतानवी फ़िक्री तहरीक है, फ़लसफ़ियाना फ़िक्री तहरीक है, जिसके बारे में मार्क्स ने भी बिल्कुल अ, वाज़ेह अल्फ़ाज़ में कहा कि जो अ, मादियत है, बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि मार्क्स ने इसके लिए मादियत का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया था। अपने किताब उसका इंट्रोडक्शन जब लिखा बरतानिया की फ़िलॉसफ़ी के बारे में, मुक़द्दस ख़ानदान में, तो उसमें उसने बाकायदा ये कहा कि अ, जो बरतानिया है वो एक कुदरती पैदाइशी तौर पर ही मादियत पसंद है। तो ये एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि हालाँकि तजर्बियत और मादियत के दरमियान कुछ बुनियादी फ़र्क भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जो मार्क्स है उसने ये अल्फ़ाज़ अदा किए और बड़ी बड़ी अगर इस तरह आगे कोई सवाल आया तो उस पे देखेंगे। तो इनका कहना क्या है? इनका कहना ये है कि जो भी इल्म हमें हासिल होता है, वो हमें हमारी हिस्सियात की वजह से हासिल होता है। खारजी दुनिया अलग वजूद रखती है और जो हमारी हिस्सियात के ज़रिए से हम तक पहुँचता है, हम उसी को ही तसव्वुरात में तब्दील करते हैं। कोई ऐसा प्री कंसीव्ड तसव्वुर नहीं है, जो हमारे ज़हन में मौजूद हो, यानी ए प्रायोरी या प्री कंसीव्ड। उसके लिए मेरा ख़्याल है जॉन लॉक ने शायद कहीं ये लिखा है, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, टैब्यूला रासा। टैब्यूला रासा का मतलब है कि ज़हन के अंदर इस तरह के पहले से जो मौजूद तसव्वुरात है, उनका ना होना। तो ये उनका इनकार करते हैं। तो इनकी ये बहरहाल बड़ी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक तो ये ज़रूरत भी थी 16वीं 17वीं सदी की। उस वक़्त इजारादारी थी यहाँ पे, जो मसीही थे, पादरी थे और जो सारे का सारा एक जो अशराफियत थी उनकी इजारादारी थी। और वो इल्म जो था वो उस पे उनकी इजारादारी थी, जो पॉलिटिकल सिस्टम था उस पर भी उनकी इजारादारी थी। तो फिर यहाँ से एक तहरीक इसलिए भी पैदा हुई क्योंकि बरतानिया में सनती इनकलाब भी ज़ाहिर है उस वक़्त चल रहा था और जो पापायत थी या जो बादशाहत थी, वो उस ज़रूरियात को उन ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकती थी। बहरहाल जो भी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल मुआशरा था, उसकी ज़रूरत थी कि उसके अंदर से चीज़ें जो है उनको देखा जाए, उनको समझा जाए। लिहाजा ये उनका कहना कि हम सिर्फ़ उसी बात को समझते हैं जब वही चीज़ हमारे लिए इल्म है, जिसको हम अपनी हिस्सियात की वजह से या हिस्सियात की वसासत से जानते हैं, तो ये बड़ा एक नेचुरल एक अमल है। तो मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्रियल समाज के साथ ये जुड़ा हुआ है और इंडस्ट्रियल समाज की ये बड़ी एक अहम ज़रूरत थी कि जो एक मावरायत का पहलू है, जो एक माबादु तिबियात का पहलू है, उससे किनारा कशी इख्तियार करके तो अ, इंसान को मरकज़ मानकर, उसकी हिस्सियात को मरकज़ मानकर इल्म के हसूल का आगाज़ किया जाए। तो इस हवाले से ये एक बहुत इनकलाबी तहरीक भी थी, क्योंकि इसने जो मज़हबियत थी, जो मसीहियत थी, उसका बिल्कुल ही एक हिसाब से अ, उसे जड़ से उखाड़ दिया और बड़ी मुश्किलात भी पेश आई फ़लसफ़ियों को। बहरहाल वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसका बुनियादी जो ख़्याल है वही है कि प्री कंसीव्ड आइडियाज़ कुछ नहीं है, हर चीज़ हमें हमारी हिस्सियात के साथ उससे हासिल होती है और उसे हम तसव्वुरात में और जो भी लॉजिकल फ़ॉर्म्स हैं उनमें तब्दील करते हैं। शुक्रिया सर। सर आपने ज़िक्र किया कांट का,
تو اگر ہم دیکھیں تو پھر سر نیو کانٹین تجربیت یعنی نیو کانٹین ایمپیریسزم کیا ہے اور اس کا کلاسیکی برطانوی تجربیت سے کیا تعلق ہے؟ نیو کانٹین یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کے جو ماڈرن جو نمائندے ہوئے ہیں وہ ارنسٹ باخ، وہ جن پر لینن نے تنقید کی تھی اپنی کتاب مٹیریلزم اینڈ ایمپیریوکریٹسزم، اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں مادیت اور تجربیت کے درمیان فرق بھی پتہ چلے گا، اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ جو نیو کانٹین، کیونکہ وہ اس کے لیے یہی کچھ استعمال کرتا ہے اس طرح کہ نیو کانٹین امپیریسسٹ ہے۔ برطانیہ کے جو امپیریسسٹ ہیں ان کے لیے مارکس نے مادیت کی اصطلاح استعمال کی، اور جو ماخ وغیرہ تھے جو کہ جن پر ماخ تھا اور اس کے جو ماڈرن نمائندے تھے بوگڈانوف اور ایونیریس وغیرہ، ان کے لیے جو اصطلاح استعمال کی وہ نیو کانٹینزم کی تھی، حالانکہ ان پر مٹیریلزم کا زیادہ غلبہ تھا۔ اور یہ بڑا ایک دلچسپ ایک یہ فینومینا بن جاتا ہے کہ یہ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے یہ دو مختلف چیزیں، دو فلسفیوں کے لیے، دو بڑے ناموں کے لیے، مارکس اور لینن کے لیے یہ مختلف ہوئی۔ تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو نیو کانٹینزم ہے وہ کانٹ سے چلتی ہے، ظاہر ہے نیو کانٹینزم ان کا یہ کہنا تھا کہ خارجی دنیا حقیقت ہے، ریالٹی ہے، لیکن وہ ہمارے تک جو پہنچتی ہے وہ ہماری حسیات جو ہمیں دیتی ہے، ہماری حسیات سے الگ خارجی دنیا وہ وجود نہیں رکھتی، بلکہ ہماری، جس طرح کانٹ کہتا ہے کہ ہم صرف اسی کو جانتے ہیں جو ہماری حسیات تک یا ہماری حسیات کے ذریعے سے ہم تک آتا ہے۔ ان کا جو سب سے بڑا جو پرابلم تھا کہ وہ کلاسیکی جو تجربیت تھی اس کے ساتھ جو تضاد بھی آتا ہے کہ یہ معروضی دنیا، خارجی دنیا، اس میں موجود سچائی کے تصور کے حامی نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے سچائی وہی ہے جو ہماری حسیات کے ذریعے ہم پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ جو برطانوی تجربیت پسند تھے وہ خارجی دنیا کی معروضیت کے قائل تھے، اس میں سچ کو تسلیم کرتے تھے، اور یہ جو تھے جو نیو کانٹین تھے ان پر کانٹ کے اثرات بہت زیادہ تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ سچائی وہی ہے جو ہماری حسیات کے ذریعے سے ہم تک پہنچ گئی ہے، اور ہماری حسیات کے ذریعے سے جو کچھ ہم تک پہنچا اس کے علاوہ کوئی سچائی موجود نہیں۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے، حسیات کو مرکز ماننا اور خارجی دنیا کی جو معروضیت ہے اس کا انکار کرنا، اور دوسری طرف حسیات کو مرکز ماننا لیکن خارجی دنیا کی جو معروضیت ہے اس کا اقرار کرنا، اس کا انکار نہیں کرنا۔ یہ برطانیہ کی تجربیت کی خصوصیت رہی ہے، اور اسی وجہ سے لینن نے ان پر تنقید کی، اور پھر بعد میں بتایا کہ مادیت جو ہے وہ کس طرح ان کو رد کرتی ہے۔ اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ دیکھیں کہ مادیت پسندی کا ان پہ غلبہ بھی تھا، لیکن وہ اس کے باوجود وہ کانٹین افراد کے تحت۔ جی شکریہ سر۔ سر لاجیکل پازیٹیوزم یعنی منطقی اثباتیت اور امپیریسزم تجربیت میں کوئی تعلق ہے؟ اگر ہے تو اس پر بات کی جائے تو۔ جی جو لاجیکل پازیٹیوزم ہے یہ بھی 20ویں صدی کی ہی ایک تحریک ہے، فکری تحریک ہے۔ 1920 کی دہائی میں یہ شروع ہوئی ویانا سرکل سے، اور یہ بھی اپنے آپ کو امپیریسسٹ کہتے ہیں، لیکن یہ ان معنوں میں امپیریسسٹ نہیں کہتے جن معنوں میں امپیریسسٹ دوسرے ہیں، کلاسیکی جو برطانوی امپیریسسٹ ہے یا جو ماخ کے پیروکار ہیں۔ ان کے سامنے بینگ کا کوئی سوال نہیں ہے کہ بینگ کوئی چیز ہے، ان کے سامنے میٹا فزکس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میٹا فزکس بھی کوئی چیز ہے، یا ان کے سامنے سچ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ خارجی دنیا میں کوئی سچ موجود ہے، ہر ہم اس کی تلاش میں چل پڑے، جس طرح برطانوی تجربیت پسند کہتے ہیں، یا جس طرح وہ کہتے ہیں نیو کانٹین والے کے جو ہماری حیثیت پہ آیا ہم نے اس کو جانا وہی ہمارے لیے سچ ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو میننگ ہے بنیادی طور پہ جو خارجی دنیا ہے جو کچھ بھی ہے وہ زبان کے اندر کس طرح کنسٹرکٹ ہوتا ہے، اور ہم اس کا تجربہ کیسے کرتے ہیں، یعنی ہماری جو اپنی فیلنگس ہیں یا ہمارا جو خارجی دنیا کے ساتھ تجربہ ہے، جو تعلق ہے، اس کا ایکسپیرینس ہم کس طرح کرتے ہیں، یہ زبان کو بنیاد بناتے ہیں۔ اور
उसका जो तज्जिया वो लॉजिक की बुनियाद पर करते हैं, मंतिक को बड़ी बुनियादी अहमियत देते हैं कि हर चीज जो है वो मंतकी तौर पर हल होगी। लिहाजा इनके लिए जो चीज सबसे ज्यादा अहम है वो मीनिंग है। मीनिंग क्या है, जो माना है वो क्या चीज है, वो कैसे जनरेट होता है, और जुबान के अंदर, जुबान के बाहमी जो अंदरूनी रिश्ते हैं उनके तहत वो किस तरह बनता है। और उसी हवाले से ये माबाद तिबियात का बड़ी सख्ती से इनकार कर देते, कहते हैं कि ये सवाल ही नहीं, माबाद तिबियात का सवाल पुट करना ये वैसा ही एक गलत चीज है। लिहाजा जो चीज है ही गलत उसको क्या, उसके बारे में बहस करनी है, उसके बारे में क्या उसके तजियात करना। तो ये है, बहरहाल इन्होंने भी कांटियन जो माबाद तिबियात के बारे में ख्यालात थे कि माबाद तिबियात को जाना नहीं जा सकता, सिर्फ हम उसके बारे में सोच सकते हैं। ये भी वहां से एक लिहाज से देखा जाए तो ये भी वहां से चलते हैं, क्योंकि एजी आयरन की जो किताब है, जो लैंग्वेज ट्रूथ एंड लॉजिक, उसमें उस स्टार्ट में कांट पर बहस करके उसने यही बताया कि कांट ने एक लिहाज से माबाद तिबियात का, उसकी इल्मियाती हैसियत का रास्ता बंद कर दिया था। और दोबारा ये वही लोग हैं, सिर्फ ये जुबान के अंदर कंस्ट्रक्ट करते हैं और इस हवाले से ये एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं कि ये किस तरह इंसान उसको, जो हमारे तजुर्बात हैं, हमारे एहसासात हैं या हमारे जज्बात, उनको एक्सपीरियंस हम कैसे करते हैं। शुक्रिया सर। सर आपने बात की मादियत की, तो अगर फिर हम देखें तो तजुर्बियत और मादियत में क्या ताल्लुक है? हाँ, ये मटीरियलिज्म और बहुत अहम। एम्पिरिकलिज्म। जी जी, तजर्बियत जो है उसके बारे में तो हमने थोड़ी बात कर ली है कि तजर्बियत क्या चीज है। अब सवाल है कि मादियत क्या चीज है। मादियत भी, फलसफा तो मादियत का भी यही है कि जो खारजी दुनिया है वो हमसे अलग वजूद रखती है और हम अपनी हिस्सियात की वजह से उसको जानते हैं। लेकिन तजर्बियत के बरक्स जो मादियत है वो एक पूरा वर्ल्ड व्यू है, पूरा एक वर्ल्ड व्यू पेश करती है। बल्कि तजर्बियत और मादियत जो है वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। एक दूसरे के अपोजिट अगर कोई है तो वो मादियत और अनियत है, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट है। जो असल दुश्मन है मादियत का वो तो अनियत है, और अनियत का मादियत, और मादियत और जो तजर्बियत है उनके दरमियान इख्तलाफात मौजूद है, लेकिन वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। मादियत जो है वो एक वर्ल्ड व्यू पूरा, जिस तरह मैंने अभी कहा कि कायनात के अंदर सिर्फ मादा है और वो मादा जो है वही हकीकत है और वो हमेशा से है और आगे भी चलेगा और वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ये मादियत पसंदों का मरकजी नुक्ता है। लेकिन तजर्बियत पसंदों को इस चीज से कोई गरज नहीं है कि कायनात में मादा मौजूद है या नहीं मौजूद, या उनका कोई वर्ल्ड व्यू नहीं है। अगर आप गौर करें तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल आपको बनती नजर आएगी कि जो बरतानिया के तजर्बियत पसंद है, जिनमें लॉक है, बेकन है, होब्स तो खैर मुल्हिद था, सीधा सीधा। लॉक जो था उसका एक मजहबी रुझान था और बेकन का भी मजहबी रुझान था, दोनों ही तजर्बियत पसंद थे। लेकिन वो मादियत पसंद उस हवाले से नहीं थे, उनका वर्ल्ड व्यू मादियत पसंद आना नहीं था। यहाँ पे जब मैंने कहा कि वो इम्प्लीकेशन थोड़ी सी आती है कि जब मार्क्स ने ये कहा कि जो मादियत है वो बरतानिया की एक फितरी औलाद है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। क्या ऐसा क्यों कहा, जबकि मादियत पसंदी जो है वो एक पूरा एक सिस्टम पर बिलीव करती है, कायनाती सिस्टम पर, और तजर्बियत का ये इशू नहीं है। तो ये एक चीज है, बाकी इनमें कोई इतना ज्यादा इख्तलाफ नहीं है। दूसरी ये बहरहाल चीजें हैं कि जो मादियत है वो खारजी दुनिया की मारूजियत को तस्लीम करती है और उसमें हक सच को भी तस्लीम करती है और उसका खोज भी लगाती है, उसको जानना भी चाहती है। लेकिन जो एम्पिरिसिस्ट है, इस हवाले से अगर देखा जाए तो बेशक वो क्लासिकी, वो कहते हैं कि हम बिल्कुल जानेंगे, लेकिन जिस तरह हमारी वो हिसियात पर जाहिर होगा हम उस तरह उसको जानेंगे, यानी और कोई जरिया नहीं है उसको जानने का, हिसियात के जरिए ही जानेंगे। लेकिन मादियत पसंदी में एक सोच का, एक ख्याल का अंसर आ जाता है, शऊर का अंसर आ जाता है कि जिसको वो इन चीजों से बियॉन्ड जाकर भी जानना चाहते हैं कि ठीक है रियलिटी मौजूद है, लेकिन उसको जानने के लिए हमें अपनी अक्ल का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। और
बहरहाल ये एक बुनियादी है फ़र्क है कि ये एक वर्ल्ड व्यू है और वो तजर्बियत कोई वर्ल्ड व्यू नहीं है। वो बस एक मज़हबी शख्स भी तजर्बियत पसंद हो सकता है, लेकिन एक मादियत पसंद जो है वो ज़ाहिर मज़हबी नहीं हो सकता, वो मादे की हतमियत और उसकी जो एक तरह की वो फाइनैलिटी है उसको तस्लीम करता है। तो ये एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है। बहुत शुक्रिया सर तो आज। बुनियादी तौर पर जी, जी 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 बुनियादी तौर पर जो मादियत पसंद है वो एक मुल्हद होता है। तजर्बियत पसंद कुछ भी हो सकता है, मुल्हद भी हो सकता है और वो एक मज़हबी भी हो सकता शुक्रिया सर। सर आज एम्पिरिसिज्म पर, तजुर्बियत पर बहुत कम वक्त में आपने बहुत अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन किया। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे दोस्त हजरात इन लेक्चर से भरपूर फायदा उठाएंगे। और अगर कोई सवाल हो तो आप हमें भेज भी सकते हैं और हमारे कमेंट सेक्शन में आप पेस्ट भी कर सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब भी देंगे और अगले सेशन में आपके सवाल का बाकायदा जवाब भी देंगे। बहुत शुक्रिया सर। है। थैंक यू।